हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरे कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार कहानी जो कि यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से ली गई है। और इस कहानी का नाम है गिल्लू। बेटा, ये जो कहानी है ना, ये कहानी बड़ी ही शानदार कहानी है। अब ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इस कहानी को मैं पढ़ना है, बल्कि ये कहानी इसलिए भी शानदार है क्योंकि ये बताती है मानव का और जीवों का आपसी संबंध कैसा होता है, कैसे मनुष्य जो है वो जीवों को अपने पास रखता है और उन पर जो होता है उनका विशेष लगाव हो जाता है। उसी प्रकार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब कोई पशु, कोई जीव हमारे साथ रहता है तो उसका हमसे कैसे लगाव हो जाता है। तो इन तमाम तरीके की चीज़ों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो आइए बच्चा, कहानी की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय, यानी कि इस कहानी को लिखा किसने है, और फिर चर्चा करेंगे पाठ के सारांश की। तो देखिए बेटा, इस कहानी को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, जो कि हिंदी के अंदर किसी भी तरीके से किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है जिनके विषय में हम सब जानते हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बेटा, उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश फारुखाबाद में, और उसी के साथ साथ 1907 में उनका जन्म हुआ था और उनका स्वर्गवासन हुआ था 1987 में। महादेवी वर्मा अपने समय की प्रख्यात लेखिकाओं में से थी। इसके साथ साथ उनका जो युग था वो शुक्लोत्तर युग था, यानी कि वह छायावादी युग की प्रधान लेखिकाओं में से थी। देखिए, छायावाद के अंदर ना वृहत्तरी और लघुत्रयी का कॉन्सेप्ट चलता है। वृहत्तरी यानी कि तीन बड़े कवि, जैसे प्रसाद, पंत और निराला। ठीक है। लघुत्रयी के अंदर आती है महादेवी वर्मा, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, और एक कवि और आते हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो लघुत्रयी कहे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ना जब बात हो ही रही है महादेवी वर्मा की, तो उनके विषय में और भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले ना उनकी भाषा की बात करते हैं, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। भाषा और शैली, दो चीज़ें जो हैं वो यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। और जीवन परिचय की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ से ना हमें प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये होता है कि यूपी बोर्ड के अंदर जब भी आप प्रश्न हल करने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे जब भी आप, तो आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लगभग लगभग लिखने को आता है। अगर इस साल नहीं आया है तो अगली साल, और अगर पिछले साल आया है तो एक साल छोड़कर ये जरूर आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। परीक्षा का फिक्स पैटर्न है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इनके माता पिता जो थे वो थे गोविंद सहाय, और माता जी थी श्री हेमरानी देवी। ठीक है। अब भाषा की जब बात चल रही थी तो उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, और ये जो खड़ी बोली है वो इस तरीके से नहीं कि मात्र खड़ी बोली है, इसका प्रभाव अपने आप में होता है। एक गंभीरता इनके अंदर देखने को मिलती है, भावात्मकता की प्रधानता भी देखने को मिलती है। यथा योग्य शैलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे विवेचनात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली। इन तमाम तरीके की शैलियों का प्रयोग भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये देखने को कहाँ मिलेगा? जब आप पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तब हम ये चीज़ समझ पाएंगे। जैसे आप गिल्लू कहानी को ही पढ़िएगा तो वहाँ पर एक सेंटेंस आता है जहाँ पर लेखिका कहती हैं, ये काकभूषणी भी विचित्र प्राणी है, एक सम आदरित, ठीक है, अवमानित, सम आदरित, सम अवमानित। ठीक है। तो एक ही लाइन में तमाम तरीके की बात कह देना, ये जो होता है कि एक बात को इस तरीके से कहना कि उसकी कोई एक विशेषता बने, एक विशेष छाप छूटे, यही कहलाती है शैली। ठीक है। तो वो उनकी जो शैली थी, हमने जाना कि भाई जरूरत पड़ने पर भावात्मक भी थी, यथा योग्य हो जाने पर विवरणात्मक, तमाम तरीके की शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है बच्चा। अब शैली की बात करते हैं, साहित्य में स्थान की बात। तो बेटा, लेखिका जो हमारी हैं वो हिंदी साहित्य में किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं। इन्होंने लीक से हटकर लिखा, और इन्हीं की लेखनी के कारण इन्हें जो है वो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक बात और है, इनकी जो लेखन की कुशलता थी, इनकी जो लेखन की प्रवृत्ति थी, इसी प्रवृत्ति के कारण एक नई काव्य धारा का भी जन्म हुआ, एक नई तरीके से लिखने वाले कर्म का भी जन्म हुआ। ठीक है। तो इनकी इसी शैली के कारण, ठीक है, एक नई प्रकार की काव्य शैली को रचने वाली लेखिका के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है बच्चा। तो ये तो था लेखिका का परिचय। ठीक है, कि भाई हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके राइटर कौन थे, ये चीज़ हमने वहाँ जानी। अब बात करते हैं कि
आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर को समझ लीजिए। ये जो चैप्टर है गिल्लू, ये गिल्लू चैप्टर जो है वो महादेवी वर्मा के एक रेखा चित्र, एक संस्मरण है। ठीक है, और इस संस्मरण में उन्होंने एक गिलहरी के विषय में बताया है कि कैसे उनकी नज़र में गिलहरी आ जाती है और वो उस गिलहरी को पाल लेती हैं। ठीक है, जब उस गिलहरी को पालती हैं तो उसके साथ किस तरीके से यादें जुड़ती हैं, किस तरीके से उस गिलहरी का व्यवहार होता है, और वो कैसे लेखिका को अपने प्रति जो है वो भाव दिखलाती है कि भाई मेरा आपसे लगाव है। लेखिका का भी गिलहरी से कुछ लगाव हो जाता है। तो तमाम तरीके की जो अच्छी खट्टी मीठी यादें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और अंत में पता है क्या होता है कि जब गिलहरी का, जैसे हम जानते हैं कि गिलहरी जैसे छोटे जीव जो होते हैं उनकी आयु कम होती है, और जब गिलहरी का अंत होता है तब वो महादेवी वर्मा के पास आ जाती है और उनसे चिपक कर जो है उनकी उंगली को पकड़ लेती है। तो तमाम तरीके की जो भावनाएं हैं यहाँ पर हम जानेंगे। चलिए बच्चा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले में बताया जाता है कि सुन जूही में आज एक पीली कली, उसे देखकर अनायास ही छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छुपकर बैठा करता और फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूंद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उसे लग प्राणी की खोज है। तो देखिए होता क्या है कि सोन जूही एक पेड़ होता है। ठीक है, एक तरीके का फूल का पेड़ होता है बेटा, जिसकी डाल चलती है। ठीक है, और इसी डाल पर एक फूल आ गया है। ठीक, उसे देखकर महादेवी वर्मा को यानी कि लेखिका को एक छोटे से प्राणी की याद हो आई है। और याद करते हुए वो बताती हैं कि भाई जब ऐसा हुआ करता था कि भाई मैं जब फूल तोड़ने जाया करती थी, मैं उस कली को देखने जाया करती थी, तो जो गिल्लू हुआ करता था, ठीक है, जो छोटी सी गिलहरी हुआ करती थी, वो झट से मेरे कंधे पर आकर बैठ जाया करती थी। तब जब मैं फूल तोड़ने जाया करती थी या जब मैं फूल देखने जाया करती थी, तब मुझे उस फूल की चाह है। पर आज जब फूल खिला है तो मुझे गिल्लू की चाह हो आ रही है, यानी कि मुझे गिल्लू की याद आ रही है। ठीक है, तो ये बात जो है वो महादेवी वर्मा जो है वो बताती हैं। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ साथ लेखिका आगे, देखो ये तो था स्मरण की, लेखिका को फूल देखकर गिल्लू की याद आ गई थी। अब बाद में लेखिका बताती है कहानी के अंदर कि आगे क्या होता है। तो लेखिका बता रही हैं कि एक बार क्या होता है कि अचानक जब लेखिका लिखने बैठी होती हैं, तभी अचानक उन्हें अपने बरामदे में आती हैं और देखती हैं कि भाई गमले के आसपास दो कौवे जो हैं वो एक गिलहरी को बड़ा ही तंग कर रहे हैं, बड़ा ही उधड़पन का मामला है। ठीक है, वो जो है वो गिलहरी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं कि गिलहरी को हम खा जाएं। ठीक है, देखो कौवा जो है ना बहुत ही शानदार और बहुत ही शातिर प्राणी होता है, बहुत चालाक प्राणी होता है कौवा। ठीक है, तो होता क्या है कि दो कौवे होते हैं, गिलहरी के छोटे बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे चोंच मार मार के घायल कर देते हैं। ठीक है, और जब चोंच मार मार के घायल कर देते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है, कौवों की जो आवाज़ होती है वो लेखिका के कानों में पहुंचती है। लेखिका भागी भागी आती है और देखती है कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को जो है वो लेखिका फटाक से बचा लेती है और अपने साथ लेकर आती है। फिर उसका उपचार करती है। ठीक है, और जब उपचार करती है तो कुछ घंटे तो स्थिति ठीक नहीं होती है, पर लेखिका बहुत आराम से उसको मलहम लगाती है। ठीक है, पाठ के अंदर बताया भी गया है कि पेनिसिलिन का जो मलहम होता है वो लगाया जाता है। फिर एक रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध पिलाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ घंटों की कठिन सेवा करने के बाद हमारे जो गिल्लू है यानी कि जो गिलहरी है वो चेत अवस्था में आ जाती है, यानी कि जो अचेत अवस्था थी उसे कुछ भी पता नहीं था, घायल अवस्था से उसमें थोड़ी सी चेतना आ जाती है। ठीक है, और होता यूं है कि गिल्लू को, ठीक है, लेखिका जो है वो पाल लेती है अपने पास कि भाई ये तो अतात बच्चा है, अब कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। तो लेखिका जो है वो अपने पास ही उस गिल्लू को रख लेती है, उसको शरण दे देती है। होता यूं है कि भाई लेखिका अपने ही कमरे में एक झूला टांगती है जो कि खिड़की के बाजू से होता है। ठीक है, और वहां पर गिल्लू को घर मिल जाता है। इस तरीके से लेखिका गिल्लू को अपने पास रख लेती है। ठीक है, और उसको झूला भी देती है और उसको एक अच्छा सा नाम भी देती है। अभी तक तो वो गिलहरी का बच्चा ही था, पर अब उसको एक नाम मिलता है और मिलता है वह गिल्लू हो जाता है। ठीक है, वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा अब गिल्लू कहलाने लगता है और यहीं से सारी कहानी जो है वो आगे बढ़ चलती है। तो देखो यहाँ तक हमने ये सीखा कि गिलहरी का बच्चा होता है। ठीक है, लेखिका अपनी यादों में गिल्लू को याद करती है, यानी गिलहरी के बच्चे को याद करती है। और याद इसलिए आती है कि भाई सोनजूही की जो कली होती है, सोनजूही की जो लता होती है उस पर एक सुंदर सी कली खिलती है और उस कली को देखकर उन्हें गिल्लू की याद आ जाती है कि गिल्लू एक जानवर था जो मैंने पाला था। ठीक है, फिर याद आते आते यहाँ पर लेखिका ये बताती है कि भाई कैसे मेरी और गिल्लू की पहली मुलाकात हुई थी। तो वो बताती है कि कौवे जो है वो गिल्लू को मारने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और लेखिका एंट्री करके गिल्लू को बचा लेती है और उसे एक नया घर भी मिलता है।
एक नई जो है वो एक नई शुरुआत होती है गिल्लू की, ठीक है, और उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू का नाम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ को समझा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आगे क्या होता है। तो भैया देखो, होता ये है कि जिस तरीके से लेखिका बचाती है गिल्लू को, गिल्लू और लेखिका के बीच भी स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बड़ा ही अच्छे तरीके से मानने लगते हैं। देखो कहानी के अंदर क्या होता है, गिल्लू लगभग 2 साल उनके साथ रहा, ठीक है। जब भी लेखिका लिखने बैठती, गिल्लू उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सर्र से, ठीक है, सर्र से क्या करता था, उनके पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतर जाता। यह काम तब तक जारी रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती, ठीक है बेटा, उठती है वो यहाँ, उठती, ठीक है। लेखिका कभी कभी गिल्लू को एक लिफाफे में रखकर अपने पास रख लेती। तो देखो भैया, जब जानवर जो है ना प्रसन्न अवस्था में हो जाते हैं, जब जानवर आपके साथ सहज हो जाता है, चाहे कोई भी जीव हो, तब वह आपसे लाड़ दुलार भी करता है। उसी तरीके से गिल्लू भी क्या कर रहे थे कि भाई गिल्लू जो था वो मान चुका था कि अब लेखिका के साथ ही रहना है। तो गिल्लू क्या करता था कि जब भी लेखिका लिखने बैठती थी, गिल्लू सर्र से ऊपर चढ़ जाता था, ठीक है, और फिर नीचे आ जाता था। तमाम तरीके की हरकतें, तमाम तरीके की चेष्टाएं किया करता कि कैसे भी करके लेखिका उसको पकड़ने का प्रयास करे। लेखिका भी ये प्रयास किया करती थी, और जब लेखिका गिल्लू को पकड़ लेती थी तो अपने साथ एक लिफाफे में रख लिया करती थी। उसका छोटा सा शरीर था जिसे गात कहा जाता है। गात जो है वो शरीर का पर्यायवाची होता है। तो उस छोटे से शरीर को वो जो लेखिका है वो एक लिफाफे में रखकर अपने पास रख लिया करती थी। गिल्लू भी घंटों तक उसी अवस्था में रहा करता था, और जब गिल्लू को भूख लगती थी तब वो चिक चिक किया करता था। और इस चिक चिक को सुनकर लेखिका जो है कभी काजू खिलाती थी, कभी जो है वो बिस्किट खिलाती थी, और गिल्लू भी बड़े मजे से खाता था और जिंदगी जी रहा था। तो इस तरीके से लेखिका और गिल्लू के बीच लगाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब यही लगाव जो है ना वो बढ़ते बढ़ते एक बार क्या होता है कि वसंत का मौसम आता है, ठीक है। और जब वसंत का मौसम आता है ना तो कहते हैं ना कि मह मह करता है जग सारा, है वसंत हम सबका प्यारा, ठीक है। तो उसी तरीके से वसंत का जो आवरण है वो चारों ओर फैलने लगता है। प्रकृति जो है वो अपना श्रृंगार करने लगती है, और इसी बीच जो है वो कुछ गिलहरियां जो आती हैं और खिड़की के बाहर आकर चिक चिक करने लगती हैं। गिल्लू भी उन गिलहरियों को देखने लगता है, और इस भाव से जब लेखिका उन्हें देखती है तो लेखिका ये सोचती है कि अब गिल्लू को घर में ज़्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। इसलिए वो अपनी खिड़की की एक जाली खोल देती है जिससे गिल्लू बाहर निकल जाता है, और गिल्लू बाहर निकलकर मुक्ति की सांस लेता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, ठीक है। तमाम तरीके की जो हरकतें जो हैं वो जो गिलहरी का बच्चा करता है, जो शरारतें जो गिलहरी का बच्चा है वो तमाम तरह की शरारतें कर कर गिल्लू जो है वो शाम को वापस आ जाता है। जब लेखिका वापस घर आती है और उस कमरे में आ जाती है, तब गिल्लू भी दिन भर शरारतें कर कर गिलहरियों का नेता बनाकर वापस आ जाता है और लेखिका के साथ समय बिताता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वहां पर जो हमें देखने को मिलता है इस कहानी के अंदर कि लेखिका और गिल्लू के अंदर ये लगाव बढ़ता जा रहा है। लेखिका जो है गिल्लू को स्वतंत्र कर देती है, पर गिल्लू सारे संसार में घूमकर वापस लेखिका तक आ जाता है। लेखिका के मन में ये भाव होता है कि छोटा सा जानवर है, घर में बहुत सारे जानवर और पले हैं, कैसे इस बच्चे को बचाया जाएगा, कैसे इस छोटे से जीव की रक्षा की जाएगी, ठीक है। क्योंकि महादेवी वर्मा का जैसा नाम है ना बेटा, उनका जीवन भी वैसा ही रहा है। बहुत सारे जानवरों को उन्होंने पाला। देखो जैसे गिल्लू के तौर पर आपको एक संस्मरण पढ़ने को मिलता है, एक गाय का संस्मरण भी है, शायद श्यामा है या कौन सी गाय है ये मुझे परफेक्ट ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन एक गाय का संस्मरण भी मुझे देखने को मिलता है या सबको देखने को मिलता है, जिसमें वो ये बताती हैं कि गाय के साथ उनका रिश्ता कैसा था, उनके परिवार का रिश्ता कैसा था, तमाम तरीके के जो जानवर थे ना उनका रिश्ता कैसा था। क्योंकि महादेवी वर्मा जो है ना उनके परिवार में बहुत सारे जानवर भी रहा करते थे, उनका जो घर था वो हर तरीके के जानवरों से भरा पूरा था, ठीक है। तो इसी बात को सोचते हुए वो ये भी सोचती हैं कि इस छोटे से जीव की रक्षा कैसे हो, उसको स्वतंत्र कर देती हैं, पर गिल्लू घूम फिर कर वापस आ जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में, और ये तो बात ठीक थी, गिल्लू उनके साथ भोजन भी करता है। ये बात भी है कि देखो लेखिका बताती भी हैं कि भाई मेरे घर में बहुत सारे जानवर हैं, पर गिल्लू एक ऐसा जानवर है जो मेरे साथ भोजन भी करता है, मेरी थाली में से चावल के दाने उठा उठा कर बड़ी सफाई से खाता है। ये बात जो है वो लेखिका बताती भी है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है लेखिका और गिल्लू के बीच बहुत विशेष लगाव हो जाता है। अब देखो होता क्या है, ये तो था लेखिका और गिल्लू के प्रति लगाव। अब देखो गिल्लू का लेखिका के प्रति कैसा लगाव था। तो एक बार होता ये है कि भाई लेखिका की मोटर दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, और उनको कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ता है। अब उस समय मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं,
ठीक है, कि हर चीज़ घर से हो जाया करती थी। तो लेखिका जो है वो कुछ समय के लिए भर्ती हो जाती हैं, ठीक है, अस्पताल में जो है वो अपना उपचार कराती हैं। और इसी क्रम में क्या होता है कि गिल्लू बेचारा घर पर अकेला पड़ जाता है। अब जब गिल्लू घर पर अकेला है ही, तब वह यह करता है कि भाई कहीं भी नहीं जाता है, चुपचाप झूले में पड़ा रहता है, चुपचाप झूले में बैठा रहता है, ठीक है। जब कोई दरवाज़ा खोलता है तो गिल्लू झट से नीचे उतर कर आ जाता है और सोचता है कि शायद लेखिका आ गई हैं। पर जब वो ये देखता है कि ये लेखिका नहीं, तो झट से वापस जो है वो कहाँ चला जाता है, अपने झूले में चला जाता है, अपने घर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। लोग उसे काजू खाने के लिए देते हैं, बिस्किट खाने के लिए देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें उसको खाने के लिए देते हैं, पर वो कुछ भी नहीं खाता, ज्यों का त्यों जो है वो सारा सामान वैसा का वैसा पड़ा रहता है, ठीक है। समय बीतता है, लेखिका ठीक होकर वापस आ जाती हैं और जब वो वापस आकर वो उस झूले की सफाई करती हैं, यानी कि गिल्लू के घर की सफाई करती हैं, तब उन्हें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे काजू पड़े हैं। और इन काजुओं को देखकर लेखिका अनुमान लगा लेती हैं कि भाई देखो, जो गिल्लू है ना हमारा, वो मेरे ना रहने से बड़ा दुखी रहा होगा, इसीलिए उसने ढंग से खाना नहीं खाया होगा, ठीक है, वो मेरी याद करता रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस संस्मरण, इस घटना के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से लेखिका का प्रेम और लगाव गिल्लू के प्रति था, उसी प्रकार से गिल्लू का प्रेम और लगाव लेखिका के प्रति भी था। और बेटा साधारण सी बात यह भी है कि चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी जंतु हो, हर जीव जंतु का अपने अपने प्रिय के प्रति लगाव होता ही है। जैसे आप कोई भी जानवर पालिए, अगर आप उसका बहुत अच्छा देख रेख करते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं, तो जितनी आप उसकी केयर करते हैं, वो जानवर भी आपकी केयर करेगा। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है, तो कुत्ता के अंदर गुण होता है कि वो मालिक के साथ बहुत वफादार रहता है, ठीक है। घोड़ा पालते हैं तो घोड़े का भी नेचर होता है। कोई भी जानवर पालेंगे, हर जानवर का अपने मालिक के प्रति खास व्यवहार होता है, एक खास लगाव होता है, बशर्ते मालिक जो है ना वो अपने जानवर की बहुत अच्छे तरीके से केयर करे, ठीक है। और ये हमें देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हमें समझ में आया। और बेटा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी जानवर को जब आप पालते हो ना, तब वहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस जानवर को दुख ना हो। जैसे मान के चलिए कई लोग ये किया करते हैं कि शुरू शौक में कुत्ता लेकर आ गए, ठीक है। अब कुत्ते को कुछ टाइम तो पाला, पर जब हम देख पाए कि हम उसका ढंग से रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको रोड पर छोड़ दिया, ऐसे सड़क पर छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसका भी ज़िंदगी खराब हुआ, ठीक है। और आपको भी भाई थोड़ा सा कष्ट होगा कि जैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ कर रहे हैं वो तो गलत होगा, और गलत का परिणाम भी गलत होता है। तो इस तरीके से हमें ये भी देखना है इस पाठ को माध्यम से कि हमें जानवरों के प्रति दया भी रखनी है, और ऐसा नहीं करना है कि शौक शौक में जानवर पालना है। अगर आप अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं तो जानवर पालिए, ठीक है, और नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक तो बिल्कुल मत पालिए। क्योंकि भैया किसी का भी जान हो, क्योंकि किसी की भी इच्छा हो, किसी का भी शरीर हो, कष्ट तो सबको होता है, तो उसी कष्ट से हमें बचना है कि ना हम किसी को कष्ट दें और ना कोई हमें कष्ट दे, ठीक है। तो ये तो था बेटा गिल्लू और लेखिका के प्रति लगाव, कि भाई गिल्लू का जो लगाव था वो लेखिका के प्रति कैसा था। हमें पता चलता है कि एक बार लेखिका जो है वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है, और उसकी याद में गिल्लू जो है वो खाना पीना सब छोड़ देता है, कम खाना खाता है, और दिन भर जो है वो झूले पर ही बैठा रहता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे और बात करते हैं आगे क्या होता है कहानी में, ठीक है। तो कहानी में आगे होता है भाई गिल्लू का अंत, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ऐसे ही हंसी खुशी करते हुए लगभग लगभग 2 साल का समय पूरा हो जाता है, और जीव विज्ञान के अनुसार जो गिलहरियां होती हैं उनका कुल मिलाकर जो जीवन होता है वो 2 वर्ष के आसपास ही होता है, ठीक है। और इस 2 वर्ष की जो समय सीमा है वो गिल्लू पूर्ण कर लेता है। अब जब गिल्लू की जीवन लीला जो है वो समाप्त होने वाली होती है, तब बड़ा ही एक कष्ट का अनुभव गिल्लू को होता है। और देखो क्या क्या होता है यहाँ पर ये समझेंगे। तो देखो होता ये है कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव निकट आ गया था। लेखिका बताती है कि अंतिम समय में ना उसने कुछ खाया और ना ही वह बाहर गया। अपने अंत की यात्रा से जूझता हुआ गिल्लू लेखिका के बिस्तर पर आ गया, और ठंडे पंजों से उसने लेखिका के हाथों से चिपक गया। तो देखो बेटा होता क्या है कि जब उसकी मृत्यु आ जाती है, जब उसका अंतिम समय होता है, तब वो लेखिका के पास आ जाता है, और उसके ठंडे जो पंजे होते हैं वो लेखिका की उंगली से चिपक जाते हैं। तो लेखिका को तुरंत याद आ जाता है कि ऐसी ही कंडीशन में ना, ऐसे ही समय में मुझे गिल्लू पहली बार मिला था, ठीक है। और जब लेखिका ये समझ जाती है कि भाई गिल्लू जो है उसका शरीर ठंडा होने लगता है, तो लेखिका फौरन हीटर जलाती है, ठीक है,
और तमाम तरीके के जो है वो प्रयत्न करती है, ठीक है। और लेखिका उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है, हीटर जलाती है, उसको गर्मी देने की कोशिश करती है, ठीक है। और तमाम तरीके की जो प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से इसको बचा लिया जाए, लेखिका बहुत प्रयास करती है पर ऐसा हो नहीं पाता है। सुबह की पहली पहली जब किरण होती है तो उसी समय लेखिका का जो गिल्लू होता है वो इस जीवन को छोड़कर चल देता है और सो जाता है। इसी बात को लेखिका ने बड़े शानदार तरीके से लिखा भी है कि जीवन की किसी और जीवन में जागने के लिए गिल्लू जो है वो इस जीवन में सो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो गिल्लू का प्राणांत हो जाता है और गिल्लू जो है वो इस जीवन को छोड़कर चल देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि लेखिका जो है वो झूला उतार देती है, ठीक है। और खिड़की के बाहर जो खोली गई खिड़की होती थी, कुछ जाली थी, उसको भी बंद कर देती है। फिर आगे क्या होता है कि भाई जो गिल्लू का जो शरीर होता है उसे उसी सोन जूही की जड़ के आसपास जो है ना वो समाधि दी जाती है, यानी कि उसे जो है वही दफना दिया जाता है। और जब जब सोन जूही में फूल खिलते हैं तब तब लेखिका को गिल्लू की याद आती है और लेखिका उसको याद करती है कि भाई देखो मेरे पास भी एक गिलहरी थी, तो इस तरीके से जो है वो मैंने गिलहरी को पाला था और इस तरीके से तमाम तरीके की जो बातें हैं वो होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था इस बार का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि गिल्लू नाम की जो गिलहरी थी वो किस तरीके से लेखिका को बड़ी पसंद थी, लेखिका ने गिल्लू को किस तरीके से पाला था, ठीक है बच्चा। तो एक शानदार कहानी थी और इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि जीवन में जीवों के प्रति लगाव होना चाहिए, जीवों के प्रति सम्मान भी होना चाहिए और जैसे हम जीते हैं वैसे जीवों को जीने का अधिकार भी है और उन्हें उस तरीके से जीने भी देना चाहिए, बशर्ते हम किसी को परेशान ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी का मुख्य उद्देश्य था और यहाँ पर ये भी बताया गया था इस कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से मनुष्यों में और जीवों में आपसी संबंध होते हैं, किस तरीके से दोनों के अंदर भावनात्मक संबंध होते हैं। जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसे ही जीवों की भावनाएं होती हैं। तो बेटा ये था इस बार का शानदार चैप्टर। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।